हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ संदीप श्रीवास्तव। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर सीरीज़ में बात की थी भारत के संविधान के बारे में, और मैं आपको बता चुका हूं कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहा हूं। और उसी के तहत हम लोग अब आगे जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, इसके पहले फंडामेंटल राइट्स आप कहें तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के लिए चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं एक वेबसाइट पे। तो चलिए जी, हम आ गए हैं वेबसाइट पे और हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मतलब हमारे वो राइट्स जो कि हमें चाहिए ही चाहिए हैं। इन राइट्स को कोई हमारे छीन नहीं सकता है। हमारा संविधान अधिकार देता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना तो कोई सरकार छीन सकती है, ना ही कोई अथॉरिटी छीन सकती है। ये राइट्स हमारे अक्षुण्ण हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग सिर्फ राइट्स की बात करते हैं, हम लोग ड्यूटीज़ की बात कभी नहीं करते हैं। जब एक स्टूडेंट्स गुटखा खा के और स्कूल की दीवार पे या रास्ते पे थूक देता है तो उसकी क्या ड्यूटीज़ होती है? अगर वो घर पे भी गुटखा खा रहा होता तो क्या वो अपने कमरे में थूकता? नहीं थूकता। वो फिर डस्टबिन में जाता या फिर वो फिर से जाता बाहर और बाहर जाके थूक के आता। तो जब हम एक घर को अपना समझते हैं तो क्या हम अपने देश को अपना नहीं समझ सकते हैं? तो जब हम इस देश को अपना समझते हैं तब आती है बारी हमारी ड्यूटीज़ की। तो हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मेरी फैमिली के प्रति या अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने पड़ोस के प्रति, अपने देश के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, सोचिएगा। उसी तरीके से हम लोग और फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो भी आपके दोस्तों के प्रति, आपकी फैमिली से, आपके पड़ोस में, आपके देश के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपके क्या राइट्स होने चाहिए? क्या राइट्स आप एक्सपेक्ट करते हो? चलिए ये सब बातें छोड़ें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फंडामेंटल राइट दिए हैं और चलो उनके बारे में हम खूब डिटेल में पढ़ते हैं। मेरे वीडियोस को सुनते रहिएगा। मैं हूँ संदीप श्रीवास्तव और बस आप सुनते रहिएगा। आपको ऑटोमेटिकली इसी वीडियोस से आपको फंडामेंटल राइट तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो राइट है हमारा वो है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीएम्बल में ही पढ़ा था कि समानता, हर चीज़ में हमें समानता मिलती है। तो हमें आर्टिकल 14 to 18 ये राइट टू इक्वलिटी देता है। यानी कि ये कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसको और हम डिटेल में पढ़ते हैं किस तरह की इक्वलिटी है। तो सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर का या किसी बड़े व्यक्ति का बच्चा है या वो खुद है तो उसके लिए कानून कुछ और रहे, और कोई गरीब है या कोई सिंपल व्यक्ति है तो उसके लिए कानून अलग रहे। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पनिश किया जाएगा। इसके अलावा नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, कहीं भी राज्य, स्टेट, कहीं भी इस सब चीज़ों के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर रिजर्वेशन तो भेदभाव होता है। तो एक्चुअली कुछ स्पेशल केसेस हैं, क्योंकि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत गरीब थे। बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी थी जो कि ठीक ठाक स्थिति में थी, हर तरह से सामाजिक पैसों से भी ठीक थे, है ना। मेजर लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन कम्युनिटी में सभी लोग अमीर थे, सभी लोग अच्छे थे, लेकिन मेजर लोग अच्छी स्थिति में थे और सामाजिक उनकी बहुत अच्छी स्थिति थी। और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी भी थी जिनकी सोशली बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो पता क्या होता, हर तरह के जो सरकारी पद हैं या जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो लोग प्राप्त कर जाते, वो लोग उस पर काबिज हो जाते जो सोशली उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग थे,
तो ये फिर अनजस्टिफाई हो जाता कि नहीं होता, आप खुद सोचिए। जैसे बॉक्सिंग होती है तो आपने देखा होगा कि उसमें वेट वर्ग होते हैं कि 70 किलो वर्ग वाला, 80 किलो वर्ग वाला। अब किसी 40 किलो के व्यक्ति को अगर आपने 90 किलो के वर्ग के व्यक्ति से अगर लड़ा दिया तो क्या वो जस्टिफाई हो जाएगा? वो तो उसको उठा के ही फेंक देगा। तो वास्तव में वो कम्युनिटियाँ की हालत ऐसी थी कि उनको अगर इक्वालिटी पे लेके आना है तो उनको रिजर्वेशन देना ही पड़ता, और इसीलिए दिया गया। हाँ, अब ज़रूर ये गलत हो रहा है क्योंकि उन कम्युनिटी में इतने सालों में लाखों लोग ऐसे हो गए हैं जो अब सक्षम हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा पैसा उनके पास है। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी रिजर्वेशन मिलता है वो उन कम्युनिटी के उन अमीर लोगों को मिल जाता है, अच्छी पोजीशन वाले लोगों को मिल जाता है, और जो उस कम्युनिटी के अभी भी दबे कुचले लोग हैं वो लोग फिर पीछे हो जाते हैं। तो सरकारों को चाहिए, और इवन उन कम्युनिटी को चाहिए कि स्वतः आगे आके सरकारों से कहें कि ऐसे लोग जिनके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में है, या वो कोई दूसरे बेनिफिट उठा चुके हैं, या अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, उनकी कोई बड़ी बड़ी दुकान है या उनके बिजनेसेस हैं, तो वो खुद उनको आरक्षण से रिमूव कर दिया जाए, ताकि उनकी कम्युनिटी के जो दूसरे बहुत गरीब लोग हैं या पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी अब उसी तरीके से फ़ायदा मिल सके। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता था और इसलिए मैंने आपका ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया है। तीसरी बात है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीज़न इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो सरकारी नौकरियां हैं इसमें सबको समान अवसर मिलने चाहिए। इसके अलावा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे देश में था ही, लेकिन बाद में इसने अनटचेबिलिटी का रूप ले लिया। अब इस अनटचेबिलिटी के पीछे इतिहास क्या है ये तो नहीं पता है। हो सकता है कि कोई बड़ी महामारी आई हो और कोविड की तरह, जैसे कोविड में लोग एक दूसरे को नहीं छू रहे थे, एक दूसरे के पास नहीं जा रहे थे, तो शायद हो सकता है कि कोई विशेष तरह के काम करने वाले लोगों के लोग टच में नहीं आना चाह रहे होंगे किसी बीमारी की वजह से, क्योंकि उस समय कोई ऐसा वैक्सीनेशन तो था नहीं। मे भी हो सकता है क्योंकि इतने अच्छे देश में इतनी बेकार प्रथा क्यों थी। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों था। हो सकता है कि ये अनटचेबिलिटी क्यों थी, मतलब ये नहीं होना चाहिए था ना। तो मुझे लगता है कि मेरे भारत के लोग बुरे नहीं थे। तो अगर ये चीज़ थी तो अब जो भी कारण हो मुझे नहीं पता है, लेकिन अब ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ एकदम ख़त्म हो जानी चाहिए, और अगर कहीं है भी तो उसको ख़त्म करना चाहिए। और नेताओं से भी मेरा ये आग्रह है कि इन सब चीज़ों के आधार पे देश को बांटना भी नहीं चाहिए, है ना। आपको वोट ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन जब आप मरोगे ना तो आप एक बहुत बड़ा पाप लेके मरोगे कि आपने इस देश को तोड़ने का काम किया। इसलिए हमेशा जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम नहीं करें। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल। अच्छा, क्या था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो लोगों को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देता था या उनके लिए अच्छा काम करता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको कुछ उपाधियां दिया करती थी, जिसमें एक नाइटहुड की उपाधि थी। तो उस व्यक्ति के नाम के आगे सर लगता था, और तमाम तरह के सिविल उपाधियां थी। तो चूँकि ये ब्रिटिश सरकार की उपाधियां थी तो वो अच्छी नहीं लग रही थी। राय बहादुर, तमाम तरह की अच्छी उपाधियां थी जो उसमें बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखी भी जाती थी। लेकिन बाद में भारत सरकार ने ये सब ख़त्म कर दिया, और इसके बाद जो केवल जो भारत सरकार के सिविल अवार्ड्स होते हैं, जैसे भारत रत्न है या पद्म अवार्ड है, इसके अलावा जो वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, इस तरह के जो अवार्ड्स है ना, केवल यही कन्फर्ड होंगे। बाकी सारे जो टाइटल्स हैं वो अब उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। हाँ, कुछ एजुकेशनल टाइटल्स भी हैं, जैसे अगर आप डॉक्टरेट ऑफ फ़िलासफ़ी कर लेते हो तो आपको डॉक्टर लिखने का वो अधिकार हो जाता था। पीएचडी करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते थे। बहुत सारे फिजिशियंस भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम किस तरह की फ्रीडम? फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 कहता है। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी
बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, या फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना किसी हथियारों के आप लोगों के साथ इकट्ठा हो सकते हो। इसके अलावा आप यूनियंस बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, पूरे भारत में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी आप घर बना सकते हो, सेटल हो सकते हो, और पूरे भारत में कहीं भी आप अपना ऑक्यूपेशन कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो या जॉब कर सकते हो। ठीक है। हालांकि जब हम एकदम फ्रीडम देते हैं तो चूँकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो इन फ्रीडम में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। जैसे अगर हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी बात करें, तो अगर आप कोई ऐसा स्पीच दे रहे हैं जिससे देश की फ्रीडम, देश की जो यूनिटी है या इंटीग्रिटी है वो खतरे में पड़ सकती है, या फिर आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, या किसी ऐसी बात बोल रहे हो आप जो कि भारत की जो विदेश नीति है उसके अगेंस्ट जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको रोका जा सकता है। और अभी हम लोग असेंबल होने की बात की थी, तो अगर आपकी असेंबली इसलिए है कि देश का नुकसान करना है, तो भी फिर वो आपको परमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा वैसे तो आप कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन फिर भी देखिए, मैंने फिर से कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत मुश्किल से हमने इस देश को यूनाइटेड किया है। अब पुराने ज़माने में तो राजा तलवारों के बल पे यूनाइटेड कर लेते थे, लेकिन आज तलवारों के बल पे यूनाइटेड नहीं है, जबकि हम दिलों को जीत रहे हैं। तो आज बहुत सारी जगह पे बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जिन्होंने अभी तक हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाए या वो करने की प्रक्रिया में है, और कई जगह पे अशांति भी होती है और भी कई प्रभाव होते हैं। तो आपकी सुरक्षा के लिए हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी में आपके जाने को मना कर दें। ठीक है। उसी के तरीके से प्रोफेशन वाली बात भी है, तो कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से हो सकता है कि आपको वो प्रोफेशन अपनाने के लिए आपको मना कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए यू आर वेरी गुड इन मेडिसिन, बट इफ़ यू डिडंट हैव द डिग्री ऑफ MBBS और BMS, then you might be denied for taking that profession. Suppose you are very good in accounting and you know how to audit, but if you didn't have the degree of CA, then you might be restricted for doing the auditing. तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 20 कहता है कि अगर आपको किसी ऑफेंस में आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो विद इन 24 आवर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा, और फिर न्यायालय देखेगा कि आपको आगे अरेस्ट करना है कि नहीं करना है। और लाइफ की पूरी स्वतंत्रता आपको मिली है आर्टिकल 21 के तहत, और पर्सनल लिबर्टी मिली हुई है। इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अच्छा हाँ, आर्टिकल 22 कहता है कि आपको 24 आवर में अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, है ना, और आपको ये अधिकार होगा कि आप अपने हिसाब से अपने लीगल प्रैक्टिशनर को चुन सकते। और सॉरी, जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस का बताया था मैंने, इसका मतलब ये है कि आप मतलब कि जब उस पर्टिकुलर कानून का लॉ नहीं बना था, आज बन गया है, तो आपने अगर कोई वो ऑफेंस पहले किया था, आज वो गैर कानूनी, उस समय वो गैर कानूनी नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में वो चीज़, मतलब आपको उस चीज़ के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है, और ना ही जो उस लॉ में निर्धारित है उससे अधिक सज़ा आपको, उससे अधिक पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है ना। और ना ही किसी को आपके अगेंस्ट में गवाही देने के लिए फोर्स किया जाएगा। तो ये है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंसेस। इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि आपका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन
नहीं कर सकता है, ये राइट भी हमारे संविधान ने दिए हैं। आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसमें जो पहला प्रोविज़न है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जैसे आपने पहले देखा होगा ना, आपने स्लम डॉग मिलेनियर एक मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे गरीब बच्चों को ये लोग किडनैप करके और उनसे भीख मंगाते थे। तो अब तो भीख ही मंगाने का सिस्टम नहीं है, मतलब लोग मतलब पैसे कमाने के लिए पता नहीं कितना गिर गए। लोगों को लगता नहीं है कि इस प्रकृति में कोई ना कोई तो ऊपर शक्ति होगी जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें दंड देगी। लेकिन चलो खैर, एक मोरालिटी तो होना चाहिए ना। लोग किडनी बेच देते लोगों की, क्या करोगे? आपने उसकी किडनी बेच दी और फिर आप उस रक्त से भोजन करोगे, व्यक्ति जो हमेशा आपको आहें भर रहा होगा। लेकिन लोग करते हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है मेरे भाई। लोग चंद पैसों के लिए कितना गिर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोर्स लेबर, भाई देखिए, किसी व्यक्ति की मजबूरी रही होगी तभी वो लेबर है, तो हमें उनके प्रति भी दया दिखानी चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि किसी व्यक्ति को फोर्स लेबर नहीं करा सकते। मैंने देखा है कई जगह पे कि लोन ले लिया, ऊट पटांग उस पर ब्याज लग रहा है, उसकी ज़मीनें छुड़ा ली लोगों ने ऊट पटांग ब्याज लगा के, है ना, और उनके बच्चों को ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाए रखे हैं। दोस्तों, पिछले 1000 सालों से आप देख रहे हो हमारे देश में कितने अटैक हुए और कितना मार काट हुई है। ये सब कुरीतियाँ देश के अंदर आ गई थी और कर्मों का फल ही मिलता है। तो आज भी हम सब लोग अगर अपने मन में दया नहीं लाए, कंपैशन लेके नहीं आए, तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर से हमें ऐसे ही दुख झेलने पड़ेंगे। इसलिए सिर्फ धन कमाने के लिए, सुख सुविधाएं बटोरने के लिए हमें नई ज़िंदगी जीनी है। हमारे ज़िंदगी का उद्देश्य है कि हम एक अच्छे इंसान बने, हम कितने लोगों की मदद करें, ठीक है, और हम जो अपनी आने वाली नई पीढ़ी है उसको कितना अच्छा उसको बना दें। ठीक है, ये हमारा काम है और इसी में हमें खुशी भी मिलती है। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो हैजार्डस वर्क है, ख़तरनाक काम है, उसमें छोटे छोटे बच्चों को मत लगाओ ना। बच्चे हैं छोटे, नींद आ गई या कुछ उन्होंने शैतानी कर दी, कुछ गलत कर दिया, तो उनकी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी ना। देखिए, वो काम कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री में क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि नालायक भारत सरकारों ने जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं किया। अब जब एक व्यक्ति के 6 बच्चे होंगे तो वो क्यों अपने बच्चों की टेंशन करेगा? टेंशन तो वो करता है जिसके 2 बच्चे होते हैं, 1 बच्चे होते हैं। वो सोचता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। जिसके 6-6 8-8 बच्चे हैं वो क्यों टेंशन करेगा? तो वो तो कहेगा तू तो मेरे लिए कमा के लाओ, फैक्ट्री में जा, मर जा, कुछ कर, लेकिन मेरे लिए कमा के लाओ। यही हो रहा था। तो नालायक सरकारों ने तुष्टीकरण के लिए देश का मतलब देश में सही तरीके से फैमिली कंट्रोल नहीं की, और यही रीज़न था कि बेचारे गरीब मजबूर बच्चे ख़तरनाक फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको पेट तो भरना है ना अपना। तो सरकारों ने कहा कि ठीक है भाई, आप जिसकी फैक्ट्री है भैया तुम मत लगाना है इनको नौकरी पे। अच्छा, वो लोग लगाते हैं क्योंकि सस्ते आते हैं। जो बड़ा एक एडल्ट लेबर है वो जितना पैसा लेगा उससे आधे पैसे में ये आ जाते हैं, तो उस लालच में वो इनको अपॉइंट कर लेता है। लेकिन नहीं करना चाहिए, और सरकारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप जब फैमिली कंट्रोल करोगे तो अपने आप फिर जिसके बच्चे होंगे वो इनको अच्छी शिक्षा भी देगा और अच्छी एक परवरिश भी देगा। तो जैसे किसी के 2 बच्चे हों, इमीडिएटली सरकार स्ट्रिक्टली उसको रोके। अगर नहीं रोकोगे तो फिर सब में थोड़ी ना इतनी समझ होती है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भारत की खूबसूरती है। दुनिया के आप तमाम देश देख लीजिए, वो खुद तो कोई धर्म मानते हैं लेकिन वो दूसरों से कहते हैं भाई जो हम धर्म मान रहे हैं वही तुम मानो, हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से रहो। लेकिन ये खूबसूरती है हमारे देश में कि हम सबसे कहते हैं कि तुम जो धर्म मान रहे हो मानो, तुम्हें जैसे मानना है तुम वैसे मानो। सबको अपने धर्म मानने की पूरी आज़ादी है, स्वतंत्रता है, और सभी एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। किसी में भी कोई कट्टरता नहीं है, और अगर ये कट्टरता आती है तो उस देश की खूबसूरती को ये ख़त्म कर देती है।
इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी मिले हुए हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत में इतने तरह के कल्चर्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, धर्म हैं, और देखिए सभी को अपने जो पारंपरिक पहचान है वो बचाए रखने का सभी को अधिकार भी है और सभी चाहते भी हैं। तो हमारे महान संविधान ने देखो इसकी भी एक प्रावधान किया है। तो आर्टिकल 29 एंड 30 इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अच्छा, माइनॉरिटीज़ क्यों कहा? एक्चुअली भारत जैसे देश में इसकी ज़रूरत थी नहीं, फिर भी क्योंकि भारत में जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो वैसे भी उसके हज़ारों साल का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा दूसरे धर्मों का संरक्षण किया ही है। और यही रीज़न है कि भारत में चाहे पारसी ले लो, चाहे आप यहूदी ले लो, जैन ले लो, सिख ले लो, कोई भी रिलीजन आप सोच लो, चाहे उनकी संख्या कम है या उनकी ज़्यादा है, हमेशा उनको संरक्षण दिया, उनको प्रेम दिया और उनके साथ उनके त्योहारों में शरीक हुए और बहुत खुशियाँ मनाई। तो आवश्यकता तो हालांकि नहीं थी, लेकिन फिर भी संविधान में, चूँकि दूसरे देशों में ऐसा होता है कि वो माइनॉरिटीज़ के सारे निशान मिटा देते हैं, जैसे आपने देखा होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। लेकिन चूँकि दूसरे देशों का एक्सपीरियंस था, इसलिए हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला और इसी वजह से हमने माइनॉरिटीज़ को ये बहुत सारे अधिकार दिए कि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को वो प्रिजर्व रख सकते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के लिए हम लोगों ने अलाउ कर दिया कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, भले ही सरकार उसको पैसा देगी, फ़ंड देगी, लेकिन वो चाहें तो उसमें अपने हिसाब से, अपने माइनॉरिटीज़ के हित के हिसाब से उसमें नियम बना सकते हैं। तो हमारे संविधान ने काफ़ी राइट्स हमें दिए हैं। इसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब हमें इतने सारे अधिकार तो दिए हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अधिकार छीनेगा तो आर्टिकल 32 हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अधिकार भी देता है। यानी कि अगर हमारे राइट्स अगर कोई वायलेट करेगा तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनकी रक्षा सीधे जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है वो करेंगे। अच्छा, एक राइट टू एजुकेशन जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, इसके तहत 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देने का कार्य सरकार करेगी। ये बिल्कुल कंपलसरी है। तो स्टूडेंट्स, ये हुए फंडामेंटल राइट्स। तो बच्चों, फंडामेंटल राइट्स बहुत लंबा लेक्चर खिंच गया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये लेक्चर बनाया आपके लिए। और स्टूडेंट्स, इसको बार बार सुनिएगा तो धीरे धीरे आपको ये फंडामेंटल राइट्स याद हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, है ना, और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय स्टूडेंट्स।